स्टूडेंट्स, आज हम द नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की एजेंसी। तो शिक्षा की एजेंसियों का मतलब है शिक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार से आती है, या हमें जिन स्रोतों से शिक्षा ग्रहण, हम जिस स्रोत से शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें हम किस चीज़ में रखते हैं, शिक्षा की एजेंसियों में। यानी कोई भी सोर्सेज हैं जो हमारे जीवन के, कोई भी सोर्सेज हैं जो हमें मोटिवेट करती है एजुकेशन के लिए, या जो हमारे जीवन में हमें जहाँ से हम सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, शिक्षा की एजेंसियों में आती हैं। इन्हें हम यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक में वो चीज़ें हम रखते हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ही रिलेटेड है, यानी जो व्यक्ति सीख रहा है, जो बच्चा है या जो व्यक्ति है जो सीखना चाह रहा है, वो उसकी अपने जो भी चीज़ें हैं जो उसे मोटिवेट करती हैं, जो उसके अपने शरीर की क्षमताएं हैं, जो उसके अपने बुद्धि की क्षमताएं हैं, वो हम किसमें डालते हैं, आंतरिक में। और जो बाहर की एजेंसियां हैं, चाहे उसका परिवार हो, विद्यालय हो, समाज हो, साथी समूह हो, मीडिया, धार्मिक निकाय या प्राकृतिक वातावरण, ये सब किसमें आती है, बाह्य एजेंसियों में। तो आइए हम समझते हैं पहले किस प्रकार से आंतरिक और बाह्य एजेंसियां व्यक्ति की शिक्षा को प्रभावित करती है। तो फर्स्ट है शिक्षा की आंतरिक एजेंसियां, इंटरनल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यानी प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ क्षमताओं के साथ पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि छोटे से, जैसे इसीलिए स्टार्टिंग से बोला जाता है कि जिस टाइम बच्चा पेट में होता है उसी टाइम से सीखना शुरू कर देता है। उसके ऊपर बाकी चीज़ों का प्रभाव, चाहे वो जिस वातावरण में पल रहा है अभी भी, अपने बर्थ के पहले भी, उस सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। इसलिए क्या बोलते हैं कि हमेशा ही पॉजिटिव सोचना चाहिए, या पॉजिटिव बने रहना चाहिए, ताकि जो बच्चा है जो डेवलप हो रहा है वो भी इस पॉजिटिव चीज़ों के साथ ही डेवलप हो, क्योंकि वो सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। इसलिए जो भी बच्चा है वो स्टार्टिंग से किसी ना किसी संवेग आवेग के साथ ही जन्म लेता है, और वो सारी चीज़ें उसे अपने आगे की जिंदगी के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे फर्स्ट है जन्मजात प्रवृत्ति और आवेग। यानी कोई भी बच्चा होता है उसमें सीखने की क्षमता बचपन से ही होती है। बस कभी कभी फर्क इतना होता है कि कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। कोई भी बच्चा होता है वो हमेशा हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है। देखते होंगे आप कि कभी भी बच्चा एकदम से, अभी उसको चलना नहीं आया होता है लेकिन स्टिल वो खड़े होने की कोशिश करता है। तो बालक के जीवन में हमेशा से कुछ क्षमताएं ऐसी होती हैं कि उसको कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। बहुत छोटा बच्चा होता है, 3-4 साल का होता है, तो वो हमेशा इतने सारे सवाल पूछेगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रहता है, यानी उसको सब कुछ जानना है। तो उसमें वो इन्नेट यानी बाय बर्थ उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कुछ भी सीखना चाहता है। दूसरा है भावनाएं और अनुभव। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप किसी चीज से इमोशनली जुड़ जाते हो तो वो आपके लिए मैटर अलग करता है। यानी मान लिया कोई भी चीज, किसी भी बच्चे को कोई खेल पसंद है, वो खेल रहा है, अगर आपने उसको बहुत हार्शली डांट दिया तो फिर वो नेक्स्ट टाइम से शायद वो खेलने में डरेगा। वो अभी एकदम छोटा है, उसको आपने किसी चीज के लिए बहुत हार्श, किसी व्यक्ति ने डांट दिया, बहुत तेजी से डांट दिया, या वो गिर गया और उसको बहुत तेज चोट लगी, तो फिर वो आगे से उसको करने में डरेगा, क्योंकि उसे लगेगा फिर से गिर जाऊंगा, फिर से चोट लगेगी, या मम्मी डांटेगी या टीचर डांटेगी। तो जब वो इमोशनली उसका उसकी अगर भावनाएं उससे आहत हो रही है कहीं ना कहीं, तो वो उस चीज से डर जाएगा। वहीं उसके उलट क्या है कि अगर वो कोई चीज सीख रहा है, कि सपोज वो पेंटिंग करने बैठा है, भले वो गंदा करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसी में अगर किसी ने बोल दिया कि ठीक है, अरे वाह कितना सुंदर से बन गया, इतना सुंदर तो कोई नहीं बना पाता, अगर आपने उसको मोटिवेट कर दिया तो वो उसके लिए पॉजिटिव रेफरेंस रहेगा, और वो क्या, उसे क्या लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, हमारे लिए कोई भी खड़ा हुआ है, या हमें सपोर्ट करने के लिए लोग हैं, तो वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीखेगा। फिर है आदतें और स्मृतियाँ। आदतें और स्मृतियाँ का मतलब है कि कोई भी बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे ये रूल है, हमें स्कूल से आना है तो पहले होमवर्क कर लेना है, उसके बाद ही खेलने जाना है, टीचर डांटेगी। तो वो अपने आप में, अपने लाइफ में एक रूल बना लेते हैं कि हमें घर आना है तो होमवर्क करना है पहले। उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके उधर कई बच्चे होते हैं जो पहले खेल लेंगे फिर होमवर्क करने बैठेंगे शाम को। तो आदतें, और दूसरी चीज़ होती है रिकॉल करने की क्षमता। यानी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा देर पढ़ते हैं, उसके बाद भी शायद वो रिकॉल कम कर पाते हैं, या याद कम रहता है उन्हें। और कुछ बच्चे होते हैं थोड़ी देर पढ़ते हैं लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए उनको याद हो जाता है। या उसमें भी कई चीज़ों को सिखाने का तरीका ऐसा होता है कि आप कभी भी कोई टीचर ऐसे होते हैं जो
हम लोग को कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने क्लास थर्ड में जो पढ़ाया था वो आज दिन तक वैसे का वैसा याद है कि सर ने क्या लाइन बोली थी, और हमें अभी तक याद है। इसलिए सिखाने वाले पर भी डिपेंड करता है और सीखने वाले पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सिखा रहे हैं, वो कितने लंबे समय तक उसको ग्रैब करके रख सकता है। फिर है आत्म प्रेरणा या सेल्फ मोटिवेशन। आत्म प्रेरणा का मतलब होता है, बच्चे यूजुअली देखा होगा आपने, अगर आप नया खिलौना भी लेके आए हैं, स्पेशली बॉयज ये करते हैं कि नया खिलौना आता है, अगर गाड़ी है, इवन आप रिमोट कंट्रोल कार भी लेके आइए तो उस रिमोट को खोल देंगे और गाड़ी को खोल देंगे पूरा, कि चल कैसे रहा है, वो कनेक्टेड तो है नहीं, तो ये कैसे चल रहा है, उससे कैसे प्रेस करते ही गाड़ी चल कैसे दे रही है। तो वो पूरा खोल खाल के उसको बैठ जाएंगे, यानी सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं पूरा टाइम सीखने के लिए कि ये चल कैसे चल रहा है, ये वो कैसे जा रहा है। वो भले चीज तोड़ देंगे लेकिन सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए बच्चा हमेशा मोटिवेटेड ही रहता है, बस सिखाने वाले को ये समझना पड़ेगा कि हमें किस बेहतर दिशा में अगर हम प्रयास करें तो बच्चा उतना बेहतर तरीके से सीख जाएगा। यानी इसीलिए बोलते हैं कि आंतरिक क्षमता ही शिक्षा के लिए सबसे गहरी नींव है। अगर उस बचपन में ही आपने उसको ऐसे माहौल में डाल दिया कि वो हर जगह उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है कि अरे ये सब ऐसे इससे कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें आपके आगे के लिए जरूरी नहीं है, तो वो सीखना कम कर देगा। या कई लोग के यहाँ बहुत सारा माहौल ऐसा होता है कि बच्चा बहुत डर डर के रहता है, तो ऐसा बच्चा आगे अपने जीवन में फिर बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, भले उसके पास कितनी सी क्षमताएं हो। लेकिन जब उसकी भावनाएं या उसके अनुभव ही इतने हार्श हो गए तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है थोड़ा सा। इसलिए बचपन से ही बच्चे को क्या कोशिश करी जाती है कि जितना से ज्यादा हम उसको मोटिवेटेड रख सके उतना ज्यादा हम उसको मोटिवेट रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आंतरिक एजेंसियां। अब आते हैं शिक्षा की एक्सटर्नल एजेंसियों पे, यानी बाहरी एजेंसियों पे। तो बाहरी एजेंसियों में पहला आता है हमारा प्राकृतिक वातावरण, यानी हमारे चारों तरफ की दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, किस भौगोलिक वातावरण में हम रह रहे हैं। अब मान लिया जैसे कोई अच्छे क्षेत्र है जो जहाँ पे वन ज्यादा है, तो वहाँ पे स्कूल दूर दूर होते हैं। अब वहाँ पे इजिली सुगम नहीं होता है स्कूल तक पहुँचना, तो क्या मतलब उससे बच्चे की लर्निंग काफी इफेक्ट होती है। बच्चा डेली स्कूल शायद नहीं जा सकता, पता चला अगर एक लैंडस्लाइड हो रही है तो एक महीने तक की बच्चों की स्कूलिंग बंद हो गई, फिर वहां पे स्कूल्स बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं बच्चे का इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पे, उसकी वो कहीं ना कहीं बाधा आती है उसकी सीखने में चीजों को। तो फिर प्राकृतिक वातावरण का भी बच्चे में बहुत इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है प्राथमिक एजेंसी, यानी परिवार, साथियों का समूह, पड़ोस और सबसे प्रारंभिक और प्रभावशाली संस्थाएं होती हैं। जैसे प्रभाव, परिवार जो होता है आपका, तो परिवार सबसे पहले मम्मी पापा भैया या बहन आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं आपकी। तो हमारा परिवार क्या हो गया, वो प्राथमिक एजेंसियों में आ गया। आपकी बाहरी तो होगा लेकिन ये प्राथमिक में आएगा कि आपकी अपनी फैमिली जो है वो वही बच्चे का स्टार्टिंग सीखने का एक जरिया होती है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने परिवार से सीखता है, चाहे उसकी मम्मी हो, भाई हो या बहन हो, वो उसी से सब कुछ सीखता है। तो और दूसरा चीज हो गया साथियों के समूह, यानी पीयर ग्रुप्स आपके। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे, मान लिया एक बच्चा है जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके आसपास के जितने दोस्त हैं वो सारे के सारे पढ़ने में अच्छे हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो हम उस एजेंसी मतलब उस जो फ्रेंड है उसकी तरह बनने की कोशिश करें। वो कई बार ऐसा होगा कि टीचर क्वेश्चन पूछ रही है तो उसके फ्रेंड ने आंसर कर दिया, फिर दूसरे फ्रेंड ने आंसर कर दिया, लेकिन अगर उसको नहीं आ रहा है तो वो थोड़े टाइम तो अवॉइड कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको क्या लगेगा कि यार मैं पिछड़ा जा रहा हूँ, ये लोग तो आंसर कर रहे हैं, फिर तो मुझे भी कहीं ना कहीं इनके जैसा बनना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ कि हाँ वो भी प्रयास करेगा और वो अपने बाकी दोस्तों के साथ बन जाएगा। अब थोड़ा जब ये किशोरावस्था की तरफ आते हैं हम, वहां पे चीजें थोड़ी उलट होती हैं क्योंकि वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो रहा होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पता चल रहा है पढ़ रहा है, फिर उसी में से कोई दूसरा आया कि यार चल चलते हैं घूम के आते हैं, क्या पूरा दिन पढ़ते रहते हो, या चल ना ये ट्राई करते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, क्लबिंग चलते हैं, बाइक सीखने चल देते हैं। जैसे आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लड़कों को बाइक प्रॉपरली किसी ने सिखाई हो, उन्होंने चोरी छुपे अपने दोस्तों से सीख ही ली है कहीं ना कहीं से। शायद पेरेंट्स भी इस बात का आंसर नहीं कर पाते, वो भी यही बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला इसने कब सीख ली। तो ये किशोरावस्था की ये सारी विशेषताएं होती हैं कि वो कभी भी जाके कहीं भी जाके सीख लेते ही हैं, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, या कभी कभी वो
गलत दिशा की तरफ भी चले जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना उनके पीयर ग्रुप्स में कौन कौन है, कि जैसे उनके साथी होंगे उन पे कहीं ना कहीं उन बच्चों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए ये हमारी प्राथमिक एजेंसीज में काउंट करी जाती हैं क्योंकि इनका प्रभाव बच्चों पे बहुत जल्दी पड़ता है। फिर आती है माध्यमिक एजेंसियां यानी स्कूल, शिक्षक, धार्मिक निकाय और मीडिया। स्कूल क्या है, स्कूल में बच्चा 6 साढ़े 6 घंटे के अप्रोक्स रहता है, जो कुछ भी सीखता है स्कूल से सीखता है। स्कूल गया, वहाँ पर उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एक वेल मैनर्ड बिहेवियर सिखाया जाता है कि आपको बैठना है, अच्छे से बात करनी है। लाइफ में डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है, भले आप कितने भी अच्छे हैं लेकिन अगर आपके पास दिशा सही नहीं है या आपको काम करने का ढंग नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके सीखने में एक बाधा के रूप में कारण बन जाता है। इसलिए स्कूल में बच्चों को छोटे से डिसिप्लिन, या सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने साथियों की मदद करें। वो भले छोटे से ही बच्चे में एक आदत डेवलप करी जाती है कि अगर उसका कोई साथी पेंसिल नहीं लाया है तो टीचर बोलते हैं, या कोई भी टीचर बोलेगी अच्छा 2 पेंसिल है किसी के पास तो दे दो। वो सीखने में देखने में बहुत छोटी चीज़ लगती है कि यार एक पेंसिल ही तो दिलाई है, लेकिन वहाँ पे वो कॉपरेशन की भावना सीखता है। वो कोई भी चीज़ होगी, आप किसी बच्चे के पास बैठना है या कुछ करना है तो वहाँ पे बच्चा भी सोचता है अरे मेरे दोस्त को डांट पड़ जाएगी अगर वो पेंसिल नहीं होगी उसके पास। तो वहाँ पे वो सारी की सारी कॉपरेशन की भावनाएं सीखता है, लोगों से बात करने का तरीका सोचता है, और नए दोस्त बनते हैं तो वो काफ़ी चीज़ें बच्चों से सीखता है, बोलना सीखता है। कई कई बच्चे छोटे पे कम बोलते हैं या वो बोलना देर से सीखते हैं, तो जब स्कूल में एडमिशन उनका होता है तो वो अपने साथियों के बीच में बोलते हैं। कई बच्चे घर पे कम बोलते हैं लेकिन साथियों के बीच में बहुत बोलते हैं। टीचर बोलती है कि नहीं भाई बच्चा तो बहुत बोलता है, घर पे मम्मी पापा बोलते हैं घर पे तो बहुत शांत रहता है। तो वो एक जो पीयर ग्रुप होता है उनका, वो उनका कंफर्ट जोन होता है, वो वहाँ पे अपनी पूरी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसलिए जो आपका स्कूल होता है वो बच्चे की मदद करता है अपने आप को एक्सप्लोर करने में। फिर दूसरी चीज़ है शिक्षक। शिक्षक किसी भी चीज़ को इन्हेंस कर देता है बच्चे में। अब मान लिया कोई बच्चा पेंटिंग के लिए है, मतलब बहुत सजग है कि हमको पेंटिंग करनी है, लेकिन घर वाले यूजुअली अभी भी समाज में ये देखा जाता है पेंटिंग कर रहा है बच्चा तो अरे ये अच्छी चीज नहीं है, पहले पढ़ाई कर लो फिर पेंटिंग कर लेगा, मतलब वो हमेशा सेकेंडरी रख देते हैं। और वहीं पे एक टीचर है जो ये बोलता है नहीं नहीं आप सीख सकते हो, आजकल बहुत सारे तरीके हैं, ये फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। टीचर उनके पेरेंट्स से बात कर सकता है कि आप करने दीजिए, बच्चे का ये एरिया है, बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। तो कभी कभी टीचर वो माध्यम बन जाता है जो बच्चे के लिए कन्विंस कर सकता है अपने उसके पेरेंट्स को बच्चे के लिए कन्विंस कर सकता है कि भाई आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, ये फील्ड्स हैं वहाँ पे जाके बच्चा अच्छा कर सकता है। तो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं भी है बच्चा, किसी और फील्ड में अच्छा है, तो वहाँ पे टीचर एक माध्यम बनता है कि शायद वो बच्चे की लाइफ को बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकता है। फिर आता है हमारा धार्मिक निकाय। धार्मिक निकाय में बच्चे के अंदर एक कल्चरल एसेट डेवलप किया जाता है। तो जो हमारी कल्चर है वो किसी भी धर्म का हो, उसकी जो धार्मिक चीज़ें होती हैं वो अपना कल्चर सीखता है, और जो दूसरे धर्म का है वो दूसरे धर्म से जो भी सिखाया जाता है वो कुल मिला के कल्चर डेवलप किया जाता है धार्मिक निकायों से। फिर है मीडिया। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट में, क्योंकि जो हम दिखा रहे हैं, भले हम उसको फोन दे दे रहे हैं या लैपटॉप या कुछ और जहाँ से वो एक्सेस ले पा रहा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, वैसे ही वो बिहेव करने लगता है। छोटा बच्चा है, अगर वो कॉन्टिन्यूस बहुत एग्रेसिव वाले कार्टून देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर भी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। पहले ये लगता था कि लड़कियां शांत होती हैं, लेकिन अभी लड़कियों का बिहेवियर भी देखा जा रहा है। छोटी बच्चियां जो है वो अगर कॉन्टिन्यूस बहुत हार्श कार्टून देख रही हैं जिनमें बच्चा आ रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मिमिक करते हैं उस चीज़ को, वो उसी चीज़ को अपने अंदर ढालना शुरू कर देते हैं। इसलिए मीडिया जो है जहाँ से हम उसको बच्चे को ये दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो फिर वो उसी चीज़ को मिमिक करता है और अपने अंदर उन आदतों को डाल लेता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम क्या चीज़ बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। वहीं पे अगर आप सैचुरेटेड कलर्स, इवन बहुत रिसर्च, रिसेंटली एक रिसर्च है कि अगर आप बहुत सैचुरेटेड कलर्स वाले कोई भी चीज़, कोई भी वीडियोस, बहुत नंबर ऑफ पिक्चर्स जैसे जो कहते हैं कि एक बार में बहुत कामली एक पिक्चर आ रही है और दूसरा फॉन्ट उसके सामने आ रहा है, तो वो बच्चा काफ़ी शांत दिमाग का होता है। यानी वो अपने अंदर शांति को ग्रहण करना सीखता है, यानी माइंड को शांत रखने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होती है, बजाय उन बच्चों के जो बहुत हार्श कार्टून देखते हैं या
मार पिटाई वाले और इस टाइप के कार्टून्स देखते हैं, उनसे उनके कंपैरिजन में दूसरा बच्चा जो एक शांत काम चीज़ें देख रहा है वो ज़्यादा शांत होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम बच्चों को जो भी प्रोवाइड कराएं उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। फिर है शिक्षा के रूप में परिवार। परिवार उससे होता क्या है, तो हमारा समग्र विकास होता है। यानी प्राथमिक क्यों बोलते हैं हम परिवार को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारा समग्र विकास होता है। मतलब मम्मी ही है, मम्मी पढ़ना भी सिखाती है, मम्मी डांट भी देती है अगर हम कोई गलती करते हैं। अ, चलने से लेके खाने से लेके सब कुछ कौन है, हमारी माँ या पापा सिखा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसमें पढ़ना भी सिखाती है तो पढ़ाई हो गई, डिसिप्लिन भी सिखाती है, बाकी कल्चर भी डेवलप करती है। तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट स्टार्टिंग का कहाँ से होता है, परिवार से होता है। सामाजिकरण का प्रारंभ, यानी जैसे कोई रिश्तेदार है तो बोला जाता है हाँ आप इनको प्रणाम करो, या आप इनसे अच्छे से बोलो, स्वागत करो, कुछ लेके जाओ। तो ये सारा जो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, आप कोई छोटा बच्चा आया तो मम्मा हमेशा बोलती है अरे चलो हाय करो उसको, या आपके साथ का है, भैया है, दीदी है। ये सारी चीजें कहाँ से प्रारंभ होती हैं, आपकी सोशलाइजेशन का असली प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, आपके परिवार से शुरू होता है। फिर है स्थायी शैक्षणिक अनुभव, यानी सबसे जरूरी एक बच्चे की लाइफ में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के डेज हैं, उसके स्टार्टिंग के वो 2 से 3 साल होते हैं जो आप परिवार के बीच में काटते हो, वो बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि अगर आपके घर का माहौल पॉजिटिव है तो आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा, और जो बच्चा है वो जब डेवलप करेगा अपनी बड़ी एज तक तो वो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहेगा। वहीं पे अगर उलट उसका माहौल ही बहुत खराब है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं परिवार में, ये सारी चीजें वो देखता हुआ आएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, उसकी उसका माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाएगा कि फैमिलीज ऐसी ही होती है, उसे फिर परिवार से ही कहीं ना कहीं चिढ़ होने लगेगी। तो इस वजह से जो परिवार है उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के सामने हमें बिहेव कैसे करना है, क्योंकि जो आगे आने वाली लाइफ है वो उसकी वही 3 से 4 साल डेवलप करते हैं कि बच्चे की आगे आने वाली लाइफ कैसी होगी। इसलिए हमेशा क्या करना है आपको कि परिवार का माहौल एक बच्चे के लिए पॉजिटिव बना के रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।